हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, आज इस बुक का यहाँ पर अंतिम अध्याय है। यहाँ पर हम संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे की गई है। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट वगैरह नहीं है दिए गए हैं, बल्कि ये पूरा चैप्टर फिलोसफी के वे में है, यानी दर्शन शास्त्र के वे में दिया गया है। ठीक है, और आप दर्शन शास्त्र से तो अवगत होंगे ही हैं, और आई होप मैं उसको क्लियर भी कर दे रहा हूँ। दर्शन उस विधा को कहते हैं, यानी दर्शन उस विद्या का नाम है जो कि सत्य और ज्ञान की खोज करती है। अगर हम इसे व्यापक अर्थ में देखें तो व्यापक अर्थ में दर्शन जो है वो तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक और क्रमबद्ध विचार की एक कला है। देखिए, हालांकि दर्शन शास्त्र की कोई एक मानक परिभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन शास्त्र का जो अनुभव है हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो दर्शन शास्त्र वाला ज्ञान है वो संविधान के परिप्रेक्ष्य में यूज करेंगे कि क्या वास्तव में राजनीति में जो हमने संविधान को आदर्श बनाया है, राजनीति में हमने संविधान को आदर्श के रूप में रखा है, क्या वास्तव में संविधान से हमारी सारी आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है। तो उन बातों पर हम यहाँ पर चिंतन और मनन करेंगे, मंथन करेंगे। तो वही इस चैप्टर का यहाँ पर सार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि भाई कुछ लोग ये मानते हैं कि संविधान जो है वो सिर्फ कानूनों से बनता है, और कानून एक बात है और मूल्य और नैतिकता यहाँ पर बिल्कुल ही अलग बात है। यानी कानून एक अलग चीज है, यहाँ पर मूल्य और नैतिकता वाली जो चीज है वो बिल्कुल अलग है। अब चलिए, यहाँ पर दो शब्द निकल के आए। एक तो शब्द निकल के आया मूल्य और दूसरा शब्द निकल के आया नैतिकता। तो कानून से तो आप जानते ही हैं, कानून से अब तो अभिप्राय आपको पता ही हुआ। कानून यानी जो भी दिशा निर्देश कानून में लिखित होते हैं उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। कानून तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे मूल्य शब्द और निकल के आया और नैतिकता निकल कर आया है। देखिए, मूल्य शब्द से अगर हम अभिप्राय देखें तो मूल्य शब्द से तात्पर्य है किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण से निकलता है। यहाँ पर इसका तात्पर्य जिसके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है मनुष्य के। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा जाए कि मूल्य वही है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य या लक्ष्य की जो पूर्ति करें वो मूल्य है। नैतिकता का अर्थ अगर हम देखें तो नैतिकता का अर्थ आप सभी जानते हैं कि भाई उचित और अनुचित, यानी उचित और अनुचित में विभेद करने की जो कला है उसे हम नैतिकता कहते हैं। यानी नैतिकता जो है ये समाज का एक अभिन्न अंग है, और सभ्य समाज का निर्माण नैतिकता के जरिए किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर हम उचित अनुचित की संकल्पना जो हमारी आती है वो नैतिकता से ही आती है। तो यकीन मानिए, संविधान का जो निर्माण किया गया है, संविधान में जो कुछ लिखा गया है वो सब बातें देखकर ही लिखा गया होगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, संविधान बना किस लिए? लोगों के लिए बना है। तो लोगों के लिए केवल और केवल कानूनी रूप से हम बाध्यकारी न होकर उनके मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, उन पर भी विचार करें। यानी उनके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस पर भी विचार करें। केवल और केवल समान दृष्टि से अगर बना दें, कानून बना दें, हो सकता है नैतिक रूप से वो एक कह सकते हैं सबके के साथ समान व्यवहार ना करे, या नैतिक दृष्टि से वो जो है बिल्कुल सही ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे आपने देखा हुआ कानून में समानता का विचार क्यों जोड़ा गया? ताकि भेदभाव का अंत हो सके। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर बताया गया कानूनी भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों की भेदभाव की मनाही कर सकता है। यानी हमने कानून में जो यहाँ पर ये भी तत्व रखा, नैतिक रूप से हमने ये भी तत्व रखा कि वास्तव में सदियों से हमारे यहाँ समाज को बांटा गया था, समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव किया गया था। अब हमारा संविधान बनने के फलस्वरूप सभी इस देश के नागरिक होंगे और सभी का एक ही धर्म है। प्रमुख धर्म अगर राष्ट्र का देखा जाए तो संविधान है। संविधान में जो वर्ड है तो वही लोगों का धर्म है। ठीक है, यानी अगर संविधान सुरक्षित है तो वास्तव में आप लोगों के धर्म भी सुरक्षित है। ऑब्वियस सी बात है, यानी संविधान में ही तो हमें अधिकार दिए हैं अपनी पूजा करने के, अपनी जो है अपने इष्ट देव को मानने के अधिकार में संविधान नहीं तो दिए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो कोई मान लीजिए सन की शासक होता अगर यहाँ पे, तो क्या हो पाता? तो वही होता। कोई कहता कि भाई ये धर्म मानो तो हमें वही मानना पड़ता, कोई कहता वो मानो तो वो मानना पड़ता। तो ये सब चीजें मिलती कहाँ? संविधान से मिलती हैं। तो संविधान ये तय करता है कि वास्तव में नैतिकता के आधार पर किसी के साथ जो है यहाँ पर भेदभाव ना हो। तो इसलिए हमने कानून की भाषा में ऐसे तत्व रखे हैं जिससे कि किसी के मानवीय मूल्यों को भी यहाँ पे जो है मानवीय मूल्यों की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए यहाँ पर अगर हम संविधान की बात करें, संविधान में के प्रति केवल कानूनी नजरिया नहीं अपनाया गया है, यहाँ पर नैतिक और राजनीतिक दर्शन का नजरिया भी अपनाया गया है कि भाई नैतिक रूप से क्या सही है और नैतिक रूप से क्या गलत है। अब देखिए, एक तो तरीका ये था कि फ्रांस की तरह, अमेरिका की तरह हम लोग धर्म वगैरह में हस्तक्षेप नहीं करते। यानी जो सदियों से चली आ रही थी, व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बना रहने देते।
भाई हम क्यों जो दलित वंचित वर्ग के लिए हम क्यों अलग से प्रावधान करते, क्यों हम नहीं करते। लेकिन हमने ये देखा नैतिक रूप से ये गलत है। नैतिक रूप से सभी मनुष्य जो है, जो ईश्वर की देन है, सभी मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर ने जब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो फिर हम लोग कौन होते हैं। तो हमने नैतिक रूप से उनमें हस्तक्षेप किया, यानी कि धर्म के आधार पर सदियों से रूढ़िवादिता चली आ रही थी, उनको हमने बंद करने के लिए अनटचेबिलिटी जैसा कानून लेकर आए, संविधान में वर्णित किया हमने अनुच्छेद 17 के तहत, ताकि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अगर अछूत जैसा व्यवहार कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई थी कि नैतिकता में क्या सही था, क्या गलत था, वो सब हमारे संविधान निर्माताओं ने विचार किया। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, एक लाइन और लिखी गई है कि ये भी सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता है। यानी हर कानून, ये भी बात यहाँ बिल्कुल सही है, हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता है। कभी कोई कानून क्या होता है, कुछ बाध्यकारी रूप में भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत से कानून ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध हमारे मूल्यों और आदर्शों से होता है, यानी जो भी हमारे मूल्य हैं, आदर्श हैं, इन सबसे भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि कानून किस तरह से नैतिक भूमिका, उचित अनुचित की भूमिका निभा रहा है, वो भी बताया गया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही दिया आपको कि बहुत सारे देशों ने यही किया, जो ऐसे मामले थे, धर्म वगैरह वाले मामले या निजी अंतःकरण वाले मामले थे, तो उसमें वो जो संविधान निर्माताओं ने वहां पर वो कर दिया कि सेपरेट कर लिया अपने आप को कि भाई हम इन लोगों के जो अपनी इनकी निजी भावनाएं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में हमारे यहाँ नैतिकता के आधार पर कहा जाए या फिर हमारे मानवीय मूल्यों के आधार पर कहा जाए, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी पद्धति बनाई कि भाई जो चीज अगर गलत लगेगी तो उसका हम विरोध करेंगे। हम बिल्कुल आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, धर्म मानने की आज़ादी दे रहे हैं, अनुकरण करने की आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन हमें अगर जो गलत लगेगा वो हम उस पर विरोध करेंगे। तो वो हमारे यहाँ हुआ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई राजनीतिक दर्शन में कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कौन, यानी यह बताया कि संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से क्या आशय है, कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये आती है, संविधान का जो निर्माण होता है वो कुछ अवधारणाओं के आधार पर होता है। अवधारणाओं का मतलब आप जान रहे होंगे कि भाई हम संविधान को कैसा बनाना चाह रहे हैं, किस अनुरूप बनाना चाह रहे हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा देश सदियों से जो है परतंत्रता की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था। यानी हम देखें, अगर मुगल काल से लेकर ही लगभग देखें तो कहीं ना कहीं लोग स्वतंत्र थे नहीं, परतंत्रता की बेड़ियां वहीं जकड़े हुए थे। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये उठी कि भाई हम यहाँ, हमारे यहाँ राजशाही अब नहीं रहेगी, यानी हमने लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र को हमने स्थापित करने के लिए हमने लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों के द्वारा ये लोकतंत्र मिलकर बनेगा तो लोगों के कुछ अधिकार होंगे, नागरिकता क्या होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी तबके हैं जो बहुसंख्यक से अलग हैं, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए क्या विचार होंगे। तो हमने इन अवधारणाओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत अपने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है कि भाई, अगली बात यहाँ पर हमारी जो कहा गया है कि भाई समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यानी हमने जिन तत्वों को यहाँ पे संविधान में निहित किया है तो उन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमारी पकड़ से बाहर हो। यानी मान लीजिए हमने संविधान में लोकतंत्र तो रख दिया, लेकिन अब चूंकि संविधान में लोकतंत्र रखा है लेकिन उसका पालन करने वाले कोई व्यक्ति ना हो, तो फिर लोकतंत्र होने का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे संविधान में जो भी चीजें रखी गई हैं उनका पालन होना चाहिए, तभी हमारे संविधान की हम कह सकते हैं मौजूदगी जो है कारगर होगी। वरना संविधान का निर्माण तो आपने देखा होगा तमाम देशों ने किया, नेपाल ने किया, ठीक है, फ्रांस में भी देखिए 4-5 बार संविधान बदल चुका है। तो ऐसा संविधान बनने से क्या फायदा है फिर। ठीक है, तो यहां पर वही सब चीजें एंड में बताई गई हैं कि भाई भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो जो संविधान सभा में काफी बहसें हुई, काफी गहमागहमी हुई, तो इसी आधार पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पे हम वही बताया गया है कि भाई किसी मूल्य को अगर हम संविधान को बुनियादी मानते हैं तो हमारे लिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि वह यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी मूल्य को, कोई मानवीय मूल्य, उसको हम सही ठहरा रहे हैं तो हमारे पास रीजन भी होना चाहिए कि भाई सही क्यों है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो हाशिए वाले तबके थे, हाशिए वाले तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान जोड़ा गया। तो उसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके पास वैलिड रीजन था, तर्क था। उस तर्क का उन्होंने आधार रखा जिससे सब जो पूरी संविधान सभा थी उसने एक्सेप्ट भी किया और एंड में आपने देखा होगा रिजर्वेशन वाला प्रावधान भी किया गया। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर वही सब अर्थ लूंगा, वही सब जो चीजें उठाऊंगा जो आपके संविधान में निहित हैं, इधर उधर की नहीं उठाऊंगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र का क्षेत्र तो व्यापक है, बहुत विशाल है। हम पूरा दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, केवल और केवल हम संविधान का दर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस संविधान में दार्शनिक विचार कैसे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो सही सुसंगत क्यों है तो उसका रीजन भी दिया। यहाँ बताया गया संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी
खास मूल्य समूह में दिशा निर्देशित करने का फैसला लिया, तो उनके पास जायज ठहराने के लिए उसके लिए कुछ तर्क थे। बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई, उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर, उन मूल्यों पर अपने संविधान का निर्माण किया, तो उनके पास कुछ बुनियादी बातें थी जो जिन बातों के जरिए उन्होंने सभी को सेटिस्फाई किया, तभी वो बातें वो निहित कर पाए और रख पाए संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया गया भाई, संविधान के अंतर्निहित नैतिक दायित्व तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। यानी राजनीतिक दर्शन का नजरिया हम तभी अपना सकते हैं जब हम उस पर अमल करें, जब हम संविधान पर अमल करें, संविधान के हर पहलू पर विचार करें। तो कहीं ना मतलब क्या बात है, क्या है कि हमने अभी आपको नैतिकता के बारे में, नजरिए के बारे में बताया था, परसेप्शन के बारे में बताया था कि भाई हो सकता है किसी का नजरिया किसी को प्रति एक जैसा ना हो। अब जैसे हम बता सकते हैं आरक्षण को लेकर कुछ लोग जो है इसका विरोध भी करते हैं, गलत है। ठीक है, कुछ लोग इसको जो जस्टिफाई करते हैं, सफाई देते हैं उस पर। ठीक है, जबकि आप सभी को पता है आरक्षण का प्रावधान बहुत सोच समझने के बाद ही रखा गया, ऐसे तो रखा नहीं गया। तो यहाँ पर इन सब पर हम विचार करने के लिए हमें राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप देखेंगे ऐसा नहीं है संविधान में जो बन चुका है उस पर विचार विमर्श नहीं होता है। आज भी बहुत सारी संविधान की बातें उन जो है मूल्यों की कसौटी पर जांची जाती है, मूल्यों की कसौटी पर परखी जाती है। आज भी संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। यानी आप देखेंगे संविधान की बहुत सारी बातें संविधान में लिखी हुई हैं, आज तमाम लोग उनको चुनौती देते हैं, कहते हैं कि कितनी ये यथार्थ है, कितना सही है। ठीक है, कितना ये कारगर हो पाई है। आपने देखा होगा समय समय पर जनहित याचिकाएं वगैरह डाली जाती हैं, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू करता है। ठीक है, जो अपनी व्याख्या करता है समय समय पर। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि इन पर बार बार हम अदालतों में बहस होती है, राजनीतिक जीवन में बहस होती है। आप देखते होंगे कि विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल, कॉलेज, इन सब पर विचार विमर्श बहस चलती रहती है। और जो राजनीतिक आदर्श हैं, यानी संविधान में हमारे जो आदर्श रखे गए हैं, उनकी व्याख्या भी अलग ढंग से देने की कोशिश की जाती है कि भाई इसकी कोई कह रहा है कि भाई फेवर में, कोई कह रहा है गलत है। जैसे आरक्षण को ले लो, आरक्षण के बारे में कुछ लोग गलत बताते हैं, भाई इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ प्रतिभा जो है दब गई, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जब कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि नहीं, आरक्षण आने से ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है हाशिए पर जो तबके मौजूद थे वो मुख्य धारा में आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहसें, लोग अपने अपने तर्क, कुतर्क, व्याख्या वगैरह देते हैं। तो वो सब चीजें हमें अपने जीवन में देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं के बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए बताया गया कभी कभी क्या होता है, कभी कभी विभिन्न संस्थाएं क्या करती हैं, एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से कर देती हैं। अब ये भी बड़ी समस्या है कि जब जो मान लीजिए कोई राजनीतिक संस्था है किसी आदर्श की व्याख्या अलग ढंग, एक ही आदर्श है उसकी व्याख्या अलग ढंग से कर दे, तो क्या होगा? तो ऐसे में विरोधाभास पैदा हो जाएगा, विद्रोह की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ वर्तमान में कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग ना चलकर वो संविधान में कमियां ढूंढने लग रही है, संविधान में जो लिखित बात है उनको ही गलत ठहरा रही है। तो क्या होगा? एक विरोध की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जो आदर्श, जिस आदर्श पर संविधान में लिखा गया और जिन आदर्शों को फॉलो करते हुए सरकार बनी है, वही सरकार जो उन आदर्शों को गलत ठहरा रही है, तो क्या होगा? विरोध आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा। यानी जो सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई है और वो ये कहते नहीं लोकतंत्र तो बेकार है, लोकतंत्र में ये खामियां हैं, राजतंत्र आना चाहिए, तो क्या होगा? एकदम विद्रोह, यानी विरोध की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो वो सब बातें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखेंगे। अब यहां पर जापानी संविधान के बारे में कहा गया है, जापानी संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जापान में क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जापान ने एक गहरा दंश झेला है। जापान एक ऐसा देश है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर त्रासदी झेली है, इन परमाणु बम की त्रासदी झेली है। तो यहाँ पर इन्होंने जो अब शांति की कामना की है, यानी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने अपनी प्रस्तावना में भी कहा है, प्रियम्बले में भी लिखा है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर इन्होंने क्या है, यानी इन्होंने अपने जो मानवीय रिश्ते हैं, यानी हमारे मानव के प्रति हमारे जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उन पर ज़्यादा फोकस दिया है, शांति पर ज़्यादा फोकस दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्योंकि बात यह है कि इन्होंने क्या है, एक लंबा दंश झेला है, तो इन्हें पता है कि भाई शांति के बिना हमारे यहाँ जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। वास्तव में अगर हम युद्ध में या फिर हिंसक झड़कों में अगर अटके रहेंगे तो यकीन मानिए उससे हमारी जो है जान माल की तो हानि होगी। वहीं जो राष्ट्र है, राष्ट्र की अवनति भी होगी और राष्ट्र के लोग भी उन्नत नहीं हो पाएंगे, बल्कि उनकी अवनति होगी और राष्ट्र जो है गड्ढे में चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने शांति की बात कही है। आपने देखा होगा किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद फिर जापान ठंडा पड़ गया। जापान ने कभी नहीं, हमेशा शांति को, पीस को बढ़ावा दिया। ये बात आप जानते हैं। अगली हेडिंग आपकी है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक अच्छे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और हमने इसे क्यों अंगीकार किया। रीजन इसका साफ साफ था, यानी इसको अंगीकार करने का रीजन साफ साफ था कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है, कि भाई ऐसा ना हो कि सत्ता जो है बिल्कुल हाथ से निकल जाए और अपने मनमाने ढंग से शासन करे। ऐसी स्थिति से हमें रोकना है, उस सरकार को हमें रोकना है। यानी आप देखते होंगे आज वर्तमान में जो सरकारें हैं वो हद से ज़्यादा ताकतवर भी हैं, यानी कि वो लगभग बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, पुलिस, जो पुलिस है आपकी वो राज्य सूची में है, यानी कि स्टेट के अधीन है। और सरकार यानी राज्य सरकार चाहे मान लीजिए पुलिस को लेकर पुलिस प्रशासन के जरिए जो प्रदेश की जनता पर एकदम कड़ी लगाम लगाना चाहे तो लगा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल भी अभी हम देंगे। यानी कि जो संस्थाएं जो बनाई गई हैं, जैसे पुलिस जैसी जो संस्थाएं बनाई क्यों गई हैं, बनाई गई हैं हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए। लेकिन कभी कभी स्थिति ये भी आ सकती है कि हमारे विरुद्ध काम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, राजनीतिक तख्तापलट हो जाता है और सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाए जो निरंकुश राज्य बनाने के लिए आमदा है, या फिर सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाए जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तब क्या होगा, तब यही संस्थाएं यानी जो हमारी रक्षा के लिए बनी है वही हमारी भक्षक बन जाएंगी। जो हमारी रक्षक संस्थाएं वही हमारी भक्षक बन जाएंगी। यानी सपोज दैट इंडियन आर्मी अभी तो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश की आर्मी है। सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑटोक्रेट यानी तानाशाह कोई व्यक्ति आ जाए या डिक्टेटर टाइप कोई व्यक्ति सत्ता में विराजमान हो जाए, तो यही इंडियन आर्मी जो आज आपकी रक्षा के लिए आज इस पर गर्व कर रहे हैं, वही आर्मी जो आपको टॉर्चर भी कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, और आप जो सह भी नहीं पाएंगे। अब आप अगर थोड़ा इतिहास में अगर हम जाके देखें तो अभी जो इंडियन आर्मी आप देख रहे होंगे, इंडियन आर्मी ऐसा तो है नहीं, ये किसी समय ब्रिटिश के अधीन थी आर्मी। तो ब्रिटिश के अधीन जिस टाइम जो आर्मी थी तो आपने देखा था किस तरह से इन्होंने जो है भारतीय जनता के प्रति रवैया अपनाया था। आप देखते होंगे इतिहास अगर आपने पढ़ा हो। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक देश की आर्मी बन गई तो उसने लोकतांत्रिक नियमों को, लोकतांत्रिक जो है अनुभवों को, लोकतांत्रिक पहलुओं को अपनाया। ये आप भी बात जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो इतनी जो शक्तिशाली संस्थाएं हैं, ये अगर गलत हाथों में चली जाएं तो क्या होगा। यानी कि यहाँ पर ये सब संस्थाएं अगर मान लीजिए गलत हाथों में चली जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई ये नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकती हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है, यानी ऐसी अगर शक्ति किसी व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाए और व्यक्ति सत्तारूढ़ पार्टी का है तो वो हो सकता है नुकसान भी पहुंचा दे। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान, जो कोरोना पैंडेमिक था, आपने देखा होगा कि भाई जो राज्यों में पुलिस की भूमिका आती है, बड़ा ही यहाँ पर आतंकित करने वाली भूमिका देखने को मिली आपको। जगह जगह पर पुलिस ने इतना लाठीचार्ज किया, काफ़ी जगह लोगों की मौत भी होगी। काफ़ी लोग जो है जगह जगह के वीडियो भी वायरल हुए कि भाई पुलिस का काम ये था कि लोगों को घरों में शांतिपूर्वक अंदर रहे, लेकिन नहीं, पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी। ठीक है, कोई अगर जरूरत का सामान लेने भी निकल रहा है उसे भी मार रही है, जो नहीं निकल रहा है यानी कोई साइड से दिख जा रहा है उसे भी मार रही है। तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया कहीं ना कहीं पुलिस पर। कुछ राज्यों ने इस पर एक्शन भी लिया पुलिस वालों पर कि नहीं ऐसे ये तो हमने बिल्कुल नहीं कहा था, हमने तो कोरोना त्रासदी को रोकना था, कोरोना पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन का रूल फॉलो करवाना था, और जो जरूरतमंद है, जिस व्यक्ति को जरूरत है किसी सामान की, उस तक पुलिस का रोल ये था कि उस तक सामान पहुंचाना था। लेकिन पुलिस ने ऐसा रवैया अपनाया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए यही पुलिस कोई ऐसे सरकार के हाथ में पहुंच जाए जो अपनी मनमर्जी के लिए, अपनी तानाशाही के लिए कुछ भी करवा सकती हो, तब क्या होगा, तब यकीन मानिए आपके लिए ये एक सरदर्द बन जाएगी। यानी कि यही आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी जो आपकी रक्षा के लिए है। तो वास्तव में संविधान क्या करता है, ऐसे में संविधान क्या करता है, इन जो तंत्र है, इन जो शासन की जो इकाइयां हैं, इनको निरंकुश बनने से रोकता है। यानी निरंकुश का मतलब क्या है, इन पर अंकुश लगाता है, इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाता है, यानी कि जवाबदेहिता तय करता है। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने में क्या होगा, आपको सरकार से हटा दिया जाएगा, नई सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सरकार की, गवर्नमेंट की शक्तियां हैं उसको, आपको सरकार को, विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति के अधीन चली जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति भी अगर कोई मान लीजिए एक जो अपना जो तानाशाही दिखाता है तो हाई कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा। तो हमने पूरा तंत्र बनाया है, यानी कोई यहाँ पर निरंकुश ना बनने पाए, सब पर अंकुश लगा रहे, सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें, कोई मर्यादा से बाहर निकल कर रहा है। ठीक है, ये संविधान हमें जो है गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही भी थी, यानी कि यहाँ पर इनका कहना भी था जवाहरलाल नेहरू का कि भाई संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा ही जो है वो बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाने का अधिकार रखती है। ऑब्वियस सी बात है, जो भारतीय लोग हैं उन्हें ही, भारत के रहने वाले लोगों का अनुभव प्राप्त है कि भाई भारत में किस तरह की जीवन दशा है, किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आके हमारा संविधान गढ़ दे, संविधान बना दे, ऑब्वियस सी बात है वो अपने यहाँ की परिस्थितियां देख के संविधान बनाएगा। तो
ये भी हो सकता है, इसका मतलब नतीजा ये भी निकल सकता है कि संविधान हमारे लोगों की आकांक्षाओं पर खरा ना उतरे। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी, जो नेहरू ने ये बात सोची थी, या और भी उस समय के समकालीन लोग थे, उन्होंने यही बात सोची थी कि हम ऐसा संविधान निर्माण करेंगे जो हमारे लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरे। यानी हम एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करेंगे जो वास्तव में लोकतांत्रिक हो और जो किसी भी हालत में जो है कह सकते हैं अलोकतांत्रिक न बनने पाए। ठीक है, तो ये सब दलीलें दी। तो यही सब आप देखते हैं कि भाई लोकतंत्र संविधान जो है ये एक लोकतंत्र में बदलाव का साधन है। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है परंपरागत सामाजिक ऊंच नीचों के बंधनों को तोड़ने, स्वतंत्रता, समता और न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। बिल्कुल सही बात है, हमने ऊंच नीच की बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया संविधान के जरिए, स्वतंत्रता, समता यानी समानता लाने का प्रयास किया, और न्याय, ठीक है, यानी हर व्यक्ति को न्याय, कोई ऐसा ना हो चाहे वो गरीब व्यक्ति सही कोई सही, उसके साथ अन्याय ना हो। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं हमारा संविधान जो है वो लोकतांत्रिक है और ये सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाता है, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रह रहे हैं उनको भी सशक्त करता है। यानी मान लेते हैं कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, उनके भी अधिकार ये सुनिश्चित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब अगली हेडिंग आपकी ये आती है, संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें। ठीक है, यानी कि रीजन क्या है कि हम आज भी संविधान सभा की जो तर्क हैं, संविधान सभा की जो बहस है, संविधान सभा के जो रीजन्स हैं, उनकी ओर क्यों देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एग्जाम्पल एक दिया गया है यूएसए का। यूएसए का जो संविधान बना था वो 18वीं सदी में बना था। तो अब इसी बात है, 18वीं सदी में जो बना हुआ संविधान था 21वीं सदी तक आते आते जो 18वीं सदी की विचारधारा थी 21वीं सदी से तालमेल नहीं खाती थी। समाज बदला, लोगों की विचारधारा बदली, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत में जो संविधान 1950 में लागू हुआ था वही विचारधारा आज भी व्याप्त है, उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। और जब भी हमारे ऐसा नहीं है, जैसे आपने ऊपर सबसे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि संविधान की जो बहुत सारी जो संविधान के बहुत सारे पहलुओं पर विचार विमर्श चिंतन चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ यही है कि संविधान के किसी पहलू को लेकर अगर विरोध क्रिएट होता है, किसी पहलू को लेकर विवाद क्रिएट होता है, तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं अपने संविधान सभा की ओर जाकर देखते हैं कि वास्तव में हमारी संविधान सभा ने ये जो तथ्य आज संविधान में देखने को मिल रहा है ये क्यों रखा। तो जब उस बहस को हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में स्पष्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, रिजर्वेशन वाला। आपने रिजर्वेशन के बारे में तर्क पढ़े हैं संविधान सभा के, और मैं आपको क्लास 11th में पढ़ा भी चुका हूँ ऑलरेडी, पहली वाली बुक में, कि हमने आरक्षण क्यों रखा। ठीक है, क्या रीजन था, कौन सी परिस्थितियां थी। वैसी समानता के विचार में हमने वहां देखा कि भाई दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अगर हम कहीं से अलग से जो रैंप वाली सीढ़ियां हैं, यानी कि आप देखते होंगे ढलाव वाली सीढ़ियां हैं, उनकी डिमांड कर दें तो क्या उनकी समानता का हनन नहीं होगा। समानता किसी व्यक्ति की समानता का हनन नहीं होगा, क्योंकि समानता का मतलब क्या है, हर तबके का व्यक्ति समानता के दायरे को महसूस करे, ऐसा ना हो कोई व्यक्ति समानता से अछूता रह जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें तर्क कहां से देखने को मिलेंगे, हमारी संविधान सभा से देखने को मिलेंगे। संविधान सभा ने वैलिड रीजन दिए थे कि भाई हमने ये चीजें समाहित की हैं, तो क्यों समाहित की हैं। ठीक है, तो इसलिए आज भी हम क्या है, अगर हम कहीं संविधान या कानून या फिर आज भी हम कहीं किसी जगह फंस रहे होते हैं, कहीं भी हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि भाई कहीं विवाद क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं, वहीं हम चले जाते हैं संविधान सभा में जो बहस हुई है उनकी ओर, और हमें उसका जो है कह सकते हैं उस अर्थ को समझने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो वही सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, यानी हमारे पास इन सभी बहसों को मुड़कर देखने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। यानी कि हम यहाँ पर अगर हम देखें और हमें अगर एक्सप्लेन ये करना हो कि हमारा संविधान वास्तव में है क्या, यानी हम पॉलिटिकल फिलॉसफी वे में यानी राजनीतिक दर्शन शास्त्र के वे में से एक्सप्लेन करना चाहें किसी एक शब्द में, तो ये बता पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे संविधान में तो कोई एक गुण तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे गुणों को समाहित करके रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर हमें स्वतंत्रता भी देखने को मिलेगी, समानता भी देखने को मिलेगी, लोकतांत्रिक भावना भी देखने को मिलेगी, सामाजिक न्याय भी देखने को मिलेगा। तो ये सब भावना हमारे यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ का उदारवादी चरित्र संविधान का, उदारवाद का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि ना तो ज़्यादा कठोर है, ना ही ज़्यादा लचीला, ना ही ज़्यादा बिल्कुल कह सकते हैं कमज़ोर है। ठीक है, लेकिन लचीली प्रवृत्ति का है और हर किसी व्यक्ति की यहाँ पर भावनाओं का आदर कर रहा है, उदारवादी प्रकृति का है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, संघवादी है। ये साफ साफ पे अगर हम कहें तो संविधान हमारा स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। यानी हम इन सब को मिलाकर हमारी क्या है, राष्ट्रीय एकता की पहचान बन रही है संविधान से। तो किसी एक शब्द में कह पाना इसे बड़ा कठिन है। ठीक है, तो वास्तव में हमें इन सब जो बातें हैं, इन सब पे विचार करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो वो सब बातें यहाँ बताई गई हैं। सबसे पहली बात है स्वतंत्रता। जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता वाला विचार है, तो वास्तव में हमारे संविधान में व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में क्या लिखा गया है,
व्यक्ति की स्वतंत्रता वाला विचार क्यों रखा गया है, यानी स्वतंत्रता की भावना को हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कह सकते हैं प्रायोरिटी दी हमारे संविधान में, तो उसे देने का क्या रीजन था। आपने ये तो बात आप जानते हैं कि भाई स्वतंत्रता वाला पहलू रखना कोई यकायक तो रखा नहीं गया है, अपने आप तो रखा नहीं गया है, यानी कि चिंतन मनन तो किया गया होगा, सोच विचार तो किया गया होगा, गर्मा गर्म बहसें भी चली हुई होंगी, यानी लोगों ने तीक्ष्ण यहाँ पे प्रतिक्रियाएं भी दी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी हुई हैं जब एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है, यानी कि हमारी जो तमाम जो है तर्क हुए, बहस हुई, उसी के आधार पे हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता वाली चीज़ों को समाहित किया। सबसे पहले ये विचार कहाँ से आया? ये विचार आया था 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने जो है पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने प्रेस की आज़ादी की बात की थी। प्रेस का मतलब वही, यानी जो आपका अखबार वगैरह है, पत्र पत्रिकाएं वगैरह है, उन पर जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए सबसे पहली बात राजा राम मोहन राय ने की। इन्होंने तर्क दिया कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ ब्रिटिश सरकार से ये कहा था कि जो कोई राज्य अपनी व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, यानी किसी इंसान की जरूरतों का ख्याल रखता है, तो उस सरकार को ये चाहिए कि वो व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। यानी व्यक्ति जो उस राज्य में रहने वाला निवासी है, तो उसको ऐसा कुछ प्रदान करे कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, अपने आप को प्रदर्शित कर पाए, अपने विचारों को रख पाए, लोगों के सामने रख पाए। आप जानते हैं ब्रिटिश शासन में किस तरह से प्रेस की आज़ादी को दबाया गया। तो इन सब को लेकर हमारे जो राजनीतिक चिंतक थे, हमारे कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन सबके माइंड में एक बड़ी विचारधारा पहले से बनी हुई थी। पहले से ही यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं परसेप्शन बना हुआ था कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हमें किस तरह का माहौल क्रिएट करना है। यहाँ पे सभी के विचारों को हमें यहाँ पे सम्मान देना है। ऐसा नहीं है कि तानाशाही वाले विचार हों, नहीं, हमें यहाँ पर सभी के विचारों का सम्मान देना है। तो जैसे ही हमने स्वतंत्रता का विचार, यानी इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रदान की गई। जैसे आपने देखा होगा एक सबसे बड़ा नमूना आपके यहाँ रॉलेट एक्ट, यानी ना अपील, ना दलील, ना वकील, यानी कह सकते हैं काला कानून। तो काला कानून का हमारे यहाँ एक पुरजोर विरोध हुआ, इसके लिए जमकर लोहा भी लिया गया। आपको पता होगा कि यहाँ पे जलियांवाला कांड इसी के बिहाफ पर हुआ था। ठीक है, फिर भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पीछे नहीं हटे, क्रांतिकारी हमारे पीछे नहीं हटे, डटकर मुकाबला किया और एंड में रॉलेट एक्ट को वापस ही लेना पड़ा। आप जानते हैं ये बात। ठीक है, तो ये सब जो प्रयास हुए, इन प्रयासों को देखते हुए ये बात हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में थी कि हमें अपने देश में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में अव्यक्ति की स्वतंत्रता और भी स्वतंत्रता जो समाहित है, वो हमें रखनी है। क्योंकि अगर हम ये स्वतंत्रताएं नहीं रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो हम व्यक्ति अपनी गरिमा के पूर्ण गरिमा के साथ जीवन जीना चाह रहा है, वो अपना जीवन नहीं जी पाएगा। वो वही महसूस करेगा जो पहले महसूस करता था, जो ब्रिटिश शासन के अंदर महसूस करता रहा था, घुट घुट के जी रहा था, अपने विचारों को नहीं रख पा रहा था, अपने अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, घुट घुट के जी रहा था, वही महसूस करेगा। नहीं, हमें स्वतंत्र समाज बनाना है, तो इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। तो वास्तव में ये जो स्वतंत्रता वाली अंतरात्मा है, ये उदारवादी विचारधारा का द्योतक है। उदारवादी का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी राय रख सकता है। यानी ऑब्वियस सी बात है, उदार का मतलब यही होता है कि हाँ भाई, हम हर किसी व्यक्ति के विचारों को सुन रहे हैं, उसको जो है यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तवज्जो दे रहे हैं उनके विचारों को। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यही है हमारी जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी एक तरह का उदारवादी विचार है ये। ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है, आप अपने राजा के सामने सलाह तभी तो रख पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं राजशाही में, राजा के सामने आप सलाह रख पाएंगे, राजा के सामने सलाह तभी तो रख पाएंगे जब राजा सुनना चाहेगा। अब राजा ऐसा निरंकुश टाइप हो, राजा किसी की सुने ही ना, तब आप सलाह रख पाएंगे, आप अपना विचार दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह अव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी हमें कुछ चीज गलत लगती है तो उसका विरोध करते हैं, हम आवाज उठाते हैं, समझे, वहां पे अपनी जो है जुलूस वगैरह निकालते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपने देखा वो तमाम तरह से हम जो प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, सरकार को जागरूक करते हैं, जगाते हैं कि भाई हमें ये चीज गलत लगी, आप इसे परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने यहाँ पर देख ली, स्वतंत्रता का कितना महत्व है। अगली बात है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय के बारे में हमारा जो विचार है, ये उदारवादी यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पर भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है। तो सामाजिक न्याय पे थोड़ा सा यहाँ पे उलझ जाते हैं हम, क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे यहाँ जो यूरोप वाला सामाजिक न्याय है उससे डिफर है। यानी यूरोप में जो उदारवादी विचार है सामाजिक न्याय के ऊपर, उससे थोड़ा विचार हमारे यहाँ डिफर है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ और यानी कि आप जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक इंडियन फिलॉसफी है और एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, यानी पश्चिमी विचारधारा हमसे अलग है। ठीक है, ये पश्चिम का दर्शन हमसे अलग है, पश्चिम के रीति रिवाज हमसे अलग है। पश्चिम में बहुत सारे मत, आपको पता होगा पश्चिम का दर्शन का जन्म जो हुआ है वो गुलामी या दास प्रथा वाली परंपरा में हुआ है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ दर्शन का जन्म गुलामी या दास परंपरा वाली प्रथा में नहीं हुआ, हमारे यहाँ स्वतंत्र विचारों वाली परंपरा में जन्म हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, अंतर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शास्त्रीय
उदारवाद है, यानी क्लासिकल लिबरलिज्म है शास्त्र, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन के मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। यानी हमारा जो शास्त्रीय उदारवाद वाला, जो हमारा भारतीय शास्त्रीय उदारवाद है, तो वास्तव में ये सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर, इनके ऊपर कौन है? व्यक्ति को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो यही बात हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में थी, और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ पहलू देखते हुए उन्होंने क्या किया? रिजर्वेशन का प्रावधान रखा, ठीक है। यानी उन्होंने इस बात पर तर्क किया कि भाई सदियों से जो जातियां वंचित हाशिए तबके पर थीं, तो उन तबकों को आरक्षण प्रदान करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। उन लोगों को आरक्षण प्रदान करना कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय वाली भावना है, इसको चोट नहीं पहुंचाएगा, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हम सामाजिक न्याय तभी प्रदान कर सकते हैं, सामाजिक न्याय हम तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो। और आप देखेंगे इन लोगों के साथ सदियों से अन्याय हुआ, जब सदियों से अन्याय हुआ तो उन्हें समान धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक और उदाहरण है विधायिका में सीटों का रिजर्वेशन भी इनके लिए किया गया। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान। देखिए, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान, देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है, सभी समुदायों के बीच बराबरी को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है यहाँ पर इसकी। यानी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के बीच विभेद क्रिएट हो, हमारे लोग जो है आपस में लड़ मर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी सभी को लोगों को क्या है, साथ साथ परस्पर जीवन जीने की हमारी संविधान राह दिखाता है। यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि यहाँ पर आपको पता होगा कि हमें किसी से कह सकते हैं अपना कंपटीशन नहीं करनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है किसी सामने वाले से। तो यहाँ पर हमने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाले विचार को हमने अपनाया है। तो इंपॉर्टेंट इसके लिए यही जरूरी था कि हमारे यहाँ कोई भी बहुसंख्यक समुदाय हो, वो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब विचार यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर वही बताया गया है कि समुदायों के बीच अक्सर एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं। दूसरे समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं और बहुत प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। तो हम ये धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं, यानी हमने देखा है कि ऊंच नीच ये सब चीजें हैं। तो हमने क्या किया कि हमने अपने भारतीय संविधान में किसी समुदाय को मान्यता नहीं दी है। हमने क्या है, किसी को समुदाय को मान्यता नहीं दी, क्योंकि किसी समुदाय को अगर हम मान्यता देते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो समुदाय जो होता है राष्ट्र का समुदाय बन जाता, यानी देश का समुदाय बन जाता। तो हमारे यहाँ जो मौजूद अन्य समुदाय हैं तो वो उस दृष्टि से हीन हो जाते हैं, उस दृष्टि से वो हीन अपने आप को समझने लगते। तो इसलिए हमने किसी समुदाय को मान्यता नहीं दी कि भाई हमारे यहाँ ये समुदाय रहेगा, ये समुदाय सत्ता में आएगा, यही समुदाय के अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। हमने सभी समुदायों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया उस ओर में, ठीक है। हमारा संविधान सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं, यानी समुदायों से ही लोगों के क्या है रीति रिवाज वगैरह जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक समुदाय वगैरह बने हुए हैं। जैसे फ्रांस और जर्मनी में देखने को मिलता है, फ्रांस और जर्मनी में वहाँ पर भाषाई समुदाय अलग अलग बने हुए हैं। हमारे यहाँ क्या है, भाषाई समुदाय तो है ही है, इसके अलावा सांस्कृतिक समुदाय और हैं। तो हमने संविधान में ना तो किसी सांस्कृतिक समुदाय को हावी होने दिया, ना ही किसी भाषाई समुदाय को हावी होने दिया। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने आप को महफूज, यानी कि जो है सुरक्षित महसूस करता है। वो अपने आप को ये महसूस नहीं करता है कि हम बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान में हाल है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी का जो हाल है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग जो है लगभग सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। जबकि पाकिस्तान का उठा के देख लीजिए आप इतिहास, वर्तमान में भी उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में आप सभी जितनी भी ऊंची ऊंची पोस्ट हैं, इवन इफ राष्ट्रपति तक की पोस्ट उठा के देख लीजिए, आपके अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति वहां पर पहुंचे हैं। ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कि हमने दबाया हो, बिल्कुल नहीं दबाया है। क्यों? रीजन क्या था? रीजन यही था कि हमने किसी समुदाय को मान्यता नहीं दी, संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी, सभी को हमने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया और कहा या फिर समान दृष्टि से देखा। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण नहीं कर सकता है। अगली बात है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप जान रहे होंगे, हमने किसी भी धर्म को, यानी किसी भी धर्म को आधिकारिक राज्य धर्म नहीं बनाया। ऐसा क्यों नहीं किया हमने? यानी कि हमारा जो संविधान है, पहली बात तो ये जान लीजिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो बाद में ऐड हुआ है, पहले ऐड नहीं था ये। यानी संविधान जब बना था तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शुरुआत से ही था। हमारा देश जो था, हमारा जो संविधान जो बना था शुरुआत से ही था। संविधान स्टार्टिंग से ही धर्मनिरपेक्ष था, यानी संविधान में स्टार्टिंग से ही वो बातें निहित की गई थी, वो बातें समाहित की गई थी जिनसे सभी का कल्याण हो, किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक धर्म विशेष का कल्याण ना हो, बल्कि सभी धर्मों का कल्याण हो। सर्वधर्म कल्याण वाली भावना हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर बताया गया है
कि कुछ देशों में क्या है, पारस्परिक निषेध वाला सिद्धांत फॉलो होता है। जैसे क्या है पारस्परिक निषेध वाला, कि भाई धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी ये है कि धर्म के क्षेत्र में दखल ना करे, वहीं धर्म का रोल ये है कि धर्म वाले राज्य के क्षेत्र में दखल ना करें। जैसे फ्रांस के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में वो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी कि हमने धर्मनिरपेक्ष क्यों अपनाया? हमने धर्मनिरपेक्ष अपनाने का रीजन ये था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है, ऑब्वियस सी बात है, उससे क्या होता है, वो पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बना देता है। अब मान लीजिए भारत ने किसी ए धर्म को अपनाया होता तो क्या होता? ए धर्म वाले लोग तो अपने आप कह देते कि भाई ये तो हमारा नेशनल धर्म है, आप हमसे कैसे तर्क कर सकते हैं, आप हमसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, बांग्लादेश में हो जाता है, वो तो खुल के कह देते हैं भाई हम तो ये राष्ट्र हैं, आप हमारा कैसे विरोध कर सकते हो। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने सभी धर्मों को यहाँ पर वरीयता दी। अगर हम ऐसा करते तो यकीन मानिए हमारे यहाँ जो विभेद थे और भी ज़्यादा गहरा जाते, तो हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प हमने रखा। यानी हमारे यहाँ ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखें। यानी हमने, लेकिन ये भी हमने समय समय पर एक जरूरी चीज़ें अपनाई कि भाई धार्मिक संगठनों को यह हमने यहाँ पे बताया गया, इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य ऐसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। ठीक है, इससे ये लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ देशों ने ये कहा गया है, जैसे परस्पर निषेध वाला सिद्धांत था, उसमें ये था कुछ देशों ने धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ जो ये सब चीजें थी, हस्तक्षेप हमने किया है। हमने ऐसा नहीं हस्तक्षेप नहीं किया, हमने किया है, जरूरत पड़ने पर किया है। रीजन यही थी। रीजन किया क्यों है? किया यही है, अगर हम नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, और कुछ ना कुछ बुराइयां जो होती हैं वो समाज में कहीं ना कहीं एक गहरे मतभेद क्रिएट करती हैं। तो उन बुराइयों को रोकने के लिए हमने धर्म में भी यहाँ पर हस्तक्षेप जितना करना पड़ा था उतना हमने किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाई धर्म की जो मॉडल है वो कैसे अलग था हमारे यहाँ, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि हमने धर्मनिरपेक्षता वाला जो वैकल्पिक अवधारणा है ये कैसे कैसे अलग अलग थी वो हमें समझाई है यहाँ पर। यानी सबसे पहले बात है धार्मिक समूहों के अधिकार। यहाँ पर बताया गया है कि भाई संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को इतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। यानी इनका मानना साफ साफ ये था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधे सीधे उसके आत्मसम्मान, उसके जो है आदर्शों से संबंध होता है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, तो यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि धार्मिक समूहों का अधिकार हम इस तरह से प्रदान करें कि दो समुदाय अगर मौजूद है समाज में, दोनों के बीच बराबरी का संबंध हो। ऐसा ना हो ग्रेटर देन और लेस देन वाला संबंध ना हो। तो ऐसे क्या होगा, तो इनके बीच आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव बने रहेंगे। वहीं अगर मान लीजिए कंपटीशन वाला माहौल होगा तो क्या होगा, दंगे फसाद ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि सभी धार्मिक समुदायों के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने चलाने का अधिकार है। और आपने देखा होगा ये सब चीज़ें होती भी हैं, संविधान में निहित भी हैं आपके यहाँ। इसके अलावा राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यानी हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, यानी हमारे सभी धर्मों में लगभग, ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक धर्म में कुरीतियाँ हों, सभी धर्मों में कुरीतियाँ हैं। जैसे हमारे एक छुआछूत वाला रिवाज था, सती प्रथा वाला रिवाज था, तो उन सबको हमने बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया, यानी निषेध कर दिया। रीजन क्या था कि व्यक्ति को उसकी बुनियादी कर्मा और आत्मसम्मान से ये रिवाज जो थे वंचित करते थे। तो हमने यहाँ पे सक्रिय रूप से हस्तक्षेप की भूमिका भी निभाई, और भूमिका निभाने का रोल यही था कि ताकि जो लोग हैं उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। और कहीं ना कहीं इस तरह से हम जो है हमने यहाँ पर हस्तक्षेप भी किया है, और हस्तक्षेप हमने एक हद तक किया है। यानी हस्तक्षेप हमने जो किया है सकारात्मक वे में किया है, ना कि नकारात्मक वे में। यानी भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं है, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। सैद्धांतिक तौर पर तो हम दूर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर इसमें हस्तक्षेप करेंगे ताकि एक सकारात्मक बदलाव आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ऊपर यहाँ पर संविधान की 3 उपलब्धियां पढ़नी है, 3 केंद्रीय विशेषताएं पढ़ी। पहली विशेषता तो आपने उदारवादी व्यक्तित्ववाद, यानी कि हमने साफ साफ कहा गया है यहाँ पर कि ऐसे समाज में किया हमने यहाँ पर जो उदारवाद जो ऐसे समाज में विकसित किया जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता का कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। यानी कि रीज़न क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जैसे जातिवाद वाली भावना। हमारे यहाँ समाज में जब हमारा संविधान बना था, जातिवाद आपको पता है पहले से व्याप्त था।
तो यहाँ पर उदारवाद वाला विकल्प हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारे यहाँ जो अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला कॉन्सेप्ट शुरुआत से चला आ रहा था, यानी अगड़ी जातियाँ पिछड़ी जातियाँ या फिर निचली जातियों वाला चला आ रहा था। तो हमने यहाँ पर यही चीज़ें हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस तरह का उदारवाद वाला सिस्टम डेवलप किया कि भाई कोई व्यक्ति अपने आप को ना अगला या पिछला कुछ कोई ना समझे, समान समझे। लेकिन यहाँ पर वही बताया गया कि ऐसे समाज में किया जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्ता को कोई महत्व नहीं देते अथवा स्वतंत्रता का भाव रखते हैं। यानी कि यहाँ पे बेशक समाज में मूल्य जो है समानता के नहीं हो, लेकिन हाँ हमने अपेक्षा की थी आने वाले कुछ सालों में ये सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और हम इस ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच आए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया। जैसे जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना, आपको पता होगा जैसे यूएसए का संविधान ले लें तो यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन की बहस 1964 के बाद रोजा पार्क्स ने जो आंदोलन छेड़ा था गोरे कालों के विरुद्ध, तो उसके बाद ये नागरिक अधिकारों की बात हुई। लेकिन हमारे यहाँ ये पहली बात हो गई, यानी नागरिक अधिकारों के बारे में हमारा मत था वो स्पष्ट था कि भाई नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। किसी व्यक्ति को किसी की जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकारों हमने पहले स्पष्ट कर दिया था। 14, 15, 16 आपके सामने है अधिकार, तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया था कब विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे किसी धर्म, जाति, लिंग, मजहब किसी से भी आता हो, किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो, तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में अभी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, ग्रुप राइट्स दिए हैं। जैसे सांस्कृतिक विविधता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया है। यानी कि ये सब चीज़ें क्या है, यानी इन सबसे ये पता चलता है संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतवाद के नाम से जानी गई। यानी कि हमारे संविधान में जो समूहगत का मतलब क्या है, हमारे देश में बहुत सारे समूह बने हुए हैं और हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमने कोई राष्ट्र की एक संस्कृति, केवल एक कल्चर को फॉलो नहीं किया। हमारे यहाँ मिश्रित कल्चर है, मिक्स जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, मिश्रित रूप से समुदाय है हमारे यहाँ, आप सभी को पता है। यानी लगभग हमारे यहाँ सब कल्चर, सभी संस्कृतियों का विलय हो गया है। अगर आप आज भारत में देखें कि कोई भारत की पर्टिकुलर संस्कृति हो तो ये खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे में इस तरह से मिल गए हैं, उन्हें पृथक करना बहुत नामुमकिन है। तो यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने इसी बात को ध्यान में रखा और संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा, किसी संस्कृति को, किसी कल्चर को ऊपर नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र को ऊपर रखा, ताकि जो हमारे यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं उनके बीच आपसी तनाव ना हो, आपसी मतभेद क्रिएट ना हो। अगली हेडिंग आपकी है यहाँ पर सार्वभौम मताधिकार। देखिए सार्वभौम मताधिकार भी कोई अपने आप में ये नहीं है कि हमने ऐसे ही रख दिया हो, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि भाई सार्वभौमिक मताधिकार रखने का कुछ रीजन भी था। रीजन ये था कि हमने जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों में जहाँ पर लोकतंत्र जड़ जमा चुका था, लोकतंत्र स्थायी रूप से जड़ जमा चुका था, तो वहाँ से भी हमने प्रेरणा ली। वहाँ पर बेशक शुरुआत में वहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार वहाँ पे शुरुआत में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हमने अपने यहाँ के कल्चर में उन सबको देखते हुए लोकतांत्रिक देश बनाने के कदम में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला प्रावधान रखा। सबसे पहले मताधिकार, यानी कि यहाँ पर हमारे भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था हमेशा मौजूद रही जो कि समाज की इच्छा पर आधारित हो, और समाज की इच्छा पर आधारित होगी तभी हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। तो भारत में सबसे पहले, भारत में अगर देखा जाए तो भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का जो पहला प्रयास था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था, यानी कि जिसे हम स्वराज बिल कहते हैं। आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक कि यहाँ पर देखरेख में तैयार किया गया था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, 1895 में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात उठाई गई थी, नागरिक अधिकारों की बात उठाई गई थी, नागरिकता की बात उठाई गई थी इसमें। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई 1928 में, यहाँ पर भी यही बातें, बहुत सारी बातें इनमें से कॉपी कर ली गई। ये वाली जो 1895 वाला बिल था, स्वराज बिल था, और यहाँ पर भी वही कहा गया कि 24 वर्ष की आयु का हर व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, लोकसभा के लिए मतदान करने का उसका अधिकार होगा। यानी कि यहाँ पर ये सब बातें इसमें कही गई। और एक बात और यहाँ पे ऐड कर दी गई थी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में कि वो जो व्यक्ति, हर व्यक्ति नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया हो, यानी कि जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा के अंदर पैदा हुआ हो या फिर जिसने देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो वो व्यक्ति वोट दे सकता है। तो ये इस तरह से बातें यहाँ निकल के आई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बातें निकल के आई, नागरिकता की बात निकल के आई। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रखने का रीजन ही यही था ताकि सभी के सभी लोग लोकतंत्र में अपनी राय व्यक्त कर सकें, लोकतंत्र में अपनी अपनी इच्छा और अनिच्छा व्यक्त कर सकें कि हम भाई किससे सहमत है और किससे हम सहमत नहीं हैं। यकीन मानिए कि भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे यहाँ विविधताओं से परिपूर्ण देश में, और हम कोई
मान लीजिए कुछ चुनिंदा लोग बैठ जाएं सत्ता में और वही चुनिंदा लोग मिलकर डिसीजन लें, तो क्या होगा? क्या हमारा देश लोकतांत्रिक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो सभी लोगों की इच्छाएं हैं वो तो बिल्कुल दब जाएंगी, अवदमित हो जाएंगी। तो जरूरी ये था कि भाई सभी अपनी अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार जो है अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेटों को चुन सकें। तो इसलिए हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार वाला प्रावधान रखा। आगे बढ़ते हैं, संघवाद। अब आप सभी देखेंगे कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे यहाँ संघवाद का जो मॉडल अपनाया गया था उसमें सशक्त केंद्र है, केंद्र सरकार की भूमिका मजबूत है। ये बात आपने देखा, क्योंकि 1947 में आपने किस तरह का बंटवारा देखा, खूनी बंटवारा देखा। उसके अलावा जो घुसपैठिए वगैरह थे जम्मू कश्मीर में आने जाने, वो भी आपने स्टार्ट हो गए। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमने वहां पर ये जरूरत महसूस की कि सशक्त केंद्र हो, ताकि जो राज्य है वो अपने आप से अलग ना होने पाए, भारतीय संघ से अलग ना होने पाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने यहाँ पर कानूनी विशेषाधिकार दिए, यानी राज्यों को भी अधिकार दिए। ऐसा नहीं है राज्यों को अधिकारों से जो है बिल्कुल विमुख कर दिया हो, नहीं, राज्यों को भी हमने कुछ प्रॉपर अधिकार दिए, उनको भी हमने राज्य सूची के कुछ विषयों पर अधिकार प्रदान किए। तो ऐसे करके हमारे यहाँ संघवाद जो है संरक्षित रहा। दूसरी बात कहा गया, ऐसे बताया गया कि कुछ राज्यों का विलय यहाँ पर विशिष्टता के आधार पर हुआ। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का विलय 370 के तहत किया गया। रीजन क्या था कि जम्मू कश्मीर का कुछ अलग वहाँ जो है अलग वहाँ पे रीति रिवायतें, अलग कल्चर था। तो उस कल्चर को सहेजने के दृष्टि से वहाँ पर जो महाराजा से संधि हुई थी, तो वहाँ पर उस संधि के कारण वहाँ का उनका खुद का अपना संविधान चलता है। हालांकि वो भारतीय संघ का राज्य बना रहा, ठीक है, और एंड में आके अब तो सामान्य रूप से हो गया। आपने देखा होगा एंड में अब तो 370 भी खत्म कर दी है। इसी तरह हमने नागालैंड को और कुछ और पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया है। तो कहीं ना कहीं ये विशेष दर्जा प्रदान करने को लेकर कुछ लोग आलोचना भी करते हैं भारतीय संविधान की, कि भाई जब देश हमारा है, यानी हमारे सब लोग संघवाद का पालन कर रहे हैं, फिर ये जो विशेष दर्जा दिया गया है तो ये क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर बताया गया कि विभिन्न प्रदेशों के साथ असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं। बुराई क्यों नहीं है? रीजन ये है कि वहाँ पर रहने वाले लोग जो है, मौजूद जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, यानी उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो विशेष दर्जे दिए गए हैं उनमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं का तर्क था, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं का तर्क यही था कि भाई इन्हें दर्जे का देने भी पड़े हैं। तो रीजन यही है कि भाई कि हमें पहली बात ये इन सभी को साथ में सहेजना है, सही है, सभी को साथ में लेके चलना है। तो इन्हें दर्जे दे दिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो बहरहाल हमारे यहाँ संघवाद की पद्धति को अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा गया, हम हालांकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई है, लेकिन हम आज देखें भारत हमारा बहुभाषिक संघ है, यानी भाषाओं के मामले में हम बहुभाषाई हैं। लेकिन फिर इन सब के बावजूद भी हमारा जो दावा है वो राष्ट्रीय एकता में निहित है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पहचान, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे शुरुआत में हर व्यक्ति, हर देश ने अपनी जो पहचान है या तो भाषा के आधार पर तय की है या फिर धर्म के आधार पर तय की है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमने शुरुआत में ही धर्म के आधार पर जो पृथक निर्वाचक मंडल बनाने की मांग थी, इसको हमने शुरुआत में ही नकार दिया था। नहीं, हम धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे। हम धर्म के आधार पर मान लीजिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मान लेते हैं, तो क्या होगा? हमारे यहाँ मौजूद जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, विभिन्न धार्मिक समूह हैं, वो आपस में अपने आप में बट जाएंगे। वो ये सब समूह यही चाहेंगे कि हमारा अपना अपना एक अलग अलग क्षेत्र हो। तो ऐसे में एक राष्ट्र कैसे बन पाएगा? ऐसे में हमने जो एक राष्ट्र का सपना देखा है, ये अखंड भारत का सपना देखा, वो कैसे पूर्ण हो पाएगा? तो हमने ये राष्ट्रीयता की पहचान में धर्म और भाषाई जो मतभेद थे इनको साइड में किनारे रख दिया, तभी हमारी जो राष्ट्रीय एकता कायम हो पाई, ठीक है। वरना हमारी अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर राष्ट्रीय एकता की भावना होती, तो आज आप देखते होते उत्तर भारत हिंदी भाषियों का होता, दक्षिण भारत जो है दक्षिण भारत में जो तमिल तेलुगु जो है राज्य, वो अलग देश बन जाते। ये होता हमारे यहाँ, यानी हमारा भी अफ्रीका या कॉन्टिनेंट जैसा हाल होता। लेकिन नहीं, हमने अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ साझी भारतीय संस्कृति जो हमारी सदियों से विराजमान थी, उस साझी संस्कृति को हमने फॉलो किया। चाहे वो कोई भी मतलब संस्कृति हो, संस्कृत में कोई तत्व हो, चाहे मुगलों का तत्व निहित हुआ हो या कोई भी तत्व, हमने साझी संस्कृति को हमने यहाँ पे फॉलो किया और ऐसे करके हमने राष्ट्रीय पहचान हमने एक क्रिएट की। तो हमारे यहाँ वो बाधा नहीं आई। आगे बढ़ते हैं प्रक्रियागत उपलब्धि। प्रक्रियागत उपलब्धि में यहाँ पर कुछ खास नहीं बताया गया है। यहाँ पर हमने बताया गया कि भाई जो हमारी जो 5 केंद्रीय विशेषताएं अपने ऊपर पढ़ी हैं, इनमें कितनी कितनी उपलब्धि हुई है। लेकिन हाँ, आप लोग जानते हैं कि अभी भी इन सब पर बहस वगैरह हो रही है, बहसें चल रही हैं लगातार कि हाँ भाई क्या जो है सही है, क्या गलत है, चल रहा है चिंतन मनन चल रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब बात आती है आलोचना, यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है संविधान की आलोचना। देखिए, आप सभी जानते हैं
हर किसी में कुछ पॉजिटिव यानी कुछ हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। हो सकता है मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाने में कुछ अच्छाई भी हो, कुछ बुराई भी हो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, हर किसी में कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं भाई संविधान अस्त व्यस्त है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें सभी की नुमाइंदगी नहीं हो सकी। सभी का नुमाइंदगी का मतलब क्या है? सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है, कुछ चुनिंदा लोगों का ही प्रतिनिधित्व हो सका है। नुमाइंदगी का मतलब प्रतिनिधित्व से है, ठीक है। यानी कि ये नुमाइंदगी जो वर्ड है ये उर्दू वर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एक तर्क ये दिया जाता है भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि क्या वास्तव में संविधान हमारा अस्त व्यस्त है? ये बात निकल के आती है, अस्त व्यस्त संविधान हमारा है, सोचने वाली बात है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ संविधान अस्त व्यस्त नहीं है, हमारे यहाँ संविधान प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। यूएसए जैसे देश में क्या है, वहाँ पर संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। कसे हुए दस्तावेज का मतलब क्या है कि भाई केंद्र के अलग अपने बना दिए गए हैं, राज्य के अलग बना दिए गए हैं, और कुछ बातें जो निहित नहीं है उनके लिए अलग से हमने संविधान निहित किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हमने संवैधानिक हैसियत से, भारत का सवाल ये है कि हमने बहुत से वक्तव्य, ब्यौरे, कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया। यानी हमारे यहाँ अस्त व्यस्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बाद में बदलाव करने पड़ रहे हैं या अलग अलग से बनाना पड़ रहा, नहीं। हमने जो कुछ चीज़ें थी वो एक ही बार में हमने समेट ली। ये बेशक है कि हमारे यहाँ क्या है, समय समय पर उनमें सुधार और यहाँ पे चेंजेस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने वो निहित नहीं की थी। हमने शुरुआत में निहित कर ली थी बुनियादी तत्व जो बोले जाते हैं संविधान के। तो बुनियादी तत्वों में कौन कौन से हमारे नागरिकों को अधिकार प्रदान करने हैं, कौन कौन सी बातें नागरिकों के लिए रखनी है, उन्हें पहली तय कर ली थी। यानी पहली वो सब चीज़ें हमने समेट ली थी। तो पहला बात तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि हमारा संविधान अस्त व्यस्त नहीं है। यानी हमने प्रॉपर वे में पहली इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी कि हमें कौन कौन सी बातें निहित करनी है। इसके अलावा इसकी सबको नुमाइंदगी नहीं हो सकी, सबको नुमाइंदगी, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है। ये बात आप बिल्कुल सही है कि संविधान सभा जो बनी थी वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुई थी, ये बात आप जानते हैं। और वहाँ पर ये भी बात सही है कि वहाँ पर जो संविधान सभा के निर्माणकर्ता जितने भी लोग थे, संविधान सभा में मौजूद जितने भी लोग थे, संविधान का जो निर्माण कर रहे थे, वो मोस्टली जो है अपर कास्ट से थे। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लोग, एक दो लोग जो थे वो निचली जातियों से थे, बाद बाकी लोग सभी जो है अपर कास्ट से थे। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, फिर भी वही बात यहाँ पर निकल के आएगी, जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि भाई यहाँ पर सभी की नुमाइंदगी नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि वहाँ पर हर पहलू पर, चाहे बेशक आरक्षण का पहलू हो, और आपने देखा वो आरक्षण का पहलू होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखें सभी में एक विचार विमर्श हुआ। यानी अपर कास्ट के लोग हों चाहे लोअर कास्ट के लोग हों, संविधान सभा में जो भी लोग थे सब में विचार विमर्श हुआ, गहन चिंतन हुआ, और उसके फलस्वरूप हमने ऐसे प्रावधान भी रखे जो हमारे यहाँ दलित, वंचित, हाशिए वर्ग के लिए लाभदायक थे, जिससे हमारा हाशिए पर मौजूद वर्ग भी मुख्य धारा में आ सकता था। और हमारे यहाँ जितने संविधान सभा में लोग मौजूद थे उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार भी किया, और वो संविधान में पहलू रखे भी गए। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि भाई सभी की नुमाइंदगी नहीं हुई। सभी की नुमाइंदगी हुई है, तो आप गलत आरोप लगाते हैं, और इस बात का नतीजा आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। ऐसे आप देख पा रहे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कि भाई अम्बेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है। आज भी आप दलित के रूप में, यानी कि ये प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उसकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। यानी आप देख रहे होंगे कि हर नुक्कड़ पर, शहर के हर चौराहे पर, हर जगह पर देश के प्रमुख जो आपके सरकारी विभाग ऑफिस हैं, वहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा आपको देखने को या फोटो देखने को मिल जाएगा। तो केवल नाम मात्र के लिए नहीं है फोटो, वास्तव में ये फोटो इसलिए है क्योंकि ये वास्तव में हमने दलितों के अधिकारों का भी, भावनाओं को सम्मान किया है। यानी अगर ऐसी भावना होती केवल वहाँ पर संविधान सभा में अगड़े लोगों का, अगड़ी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व है, तो ऐसी भावना, ऐसी जो विचार है कभी नहीं निकल पाते। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हमारे दलितों की भावनाओं का, विचारों का आदर हुआ है। तभी तो आप देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर आप चौराहे पर, नुक्कड़, ठीक है, सरकारी ऑफिस में, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इसी बात का द्योतक है कि हमने पूरा सम्मान दिया। हमारे संविधान सभा में जो भी मौजूद लोग थे, अगड़ी जातियों के बेशक हों, लेकिन उन्होंने पूरा सम्मान दिया। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। यानी हमारे संविधान सभा बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा सभी मुद्दे उठाए गए, सभी पर राय रखी गई, व्यक्तिगत समाज जो भी राय के मुद्दे हों। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं विदेशी दस्तावेज की नकल, कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट कर लिया गया, ये भी लोग कहते हैं। तो ये संविधान सभा की जो बात थी, ये संविधान सभा में भी बहुत सारे सदस्यों ने ये बात उठाई थी, कॉपी पेस्ट किया है हमने केवल। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये मानना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस पर अपने राय दी थी, अपना जवाब दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने सभी देशों का जो संविधान है उसको छानने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उससे भारतीय संविधान बनाया है। हकीकत बात यह है कि जितने देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं उन सभी को समाहित किया है।
तो हमने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें जो उठाई हैं, अच्छी चीज़ें उठाना गलत भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर कुछ पश्चिमीकरण हमने फॉलो किया, यानी कि हमने आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है भारतीय संविधान, लेकिन वो फॉलो करने का कुछ रीजन भी था। रीजन ये था कि कुछ पश्चिमी विचार जब आए तो उन विचारों के आने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो मौजूद कुछ हमारे यहाँ कुरीति वाले विचार थे या हमारे यहाँ कुछ मौजूद पूर्वाग्रह वगैरह थे, उन पूर्वाग्रह वगैरह में भी परिवर्तन आया, यानी लोग नए विचारों से अवगत हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पुराने परंपरागत विचार चले आ रहे थे उनसे छुटकारा भी मिला। तो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है, संविधान ने एक कह सकते हैं एक ऐसे समूह का निर्माण किया, यानी एक संकर संस्कृति। संकर का मतलब क्या होता है, मिश्रित या दो संस्कृतियों के मेल से बनने वाली संस्कृति। यानी हमारे यहाँ आज आप देखेंगे अपने भारतीय संस्कृति का भी मेल मिलाप हो चुका है और पाश्चात्य का भी हो चुका है। तो कहने का मतलब इन सबसे क्या हुआ, इस सबसे लाभ ये हुआ कि समाज में मौजूद जो आपकी खामियां थी, मौजूद जो समाज में जो कुरीतियां थी वो कम हुई। ठीक है, ये बातें यहाँ पर हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर यही बताया गया है। देखिए डॉक्टर यहाँ पर राम मोहन राय जी की राय बताइए। राम मोहन राय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी, लेकिन राम मोहन राय ने ही स्टार्टिंग की थी पश्चिमी विचारों का यहाँ पर आगमन करने की, पश्चिमी विचारों को फॉलो करने की, और बाद में इसे रखा भी गया है। और आप सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि भाई राजा राम मोहन ने तो चेतना जाहिर की इस बात को लेकर। 1841 में एक वाकया देखने को मिला था कि एक नए कानून के में जो दलित समुदाय के व्यक्ति थे, यानी कि ऐसा नहीं है अम्बेडकर से पहले दलित समुदाय के व्यक्ति जागृत नहीं हुए थे। दलित समुदाय के व्यक्तियों में चेतना आ चुकी थी। 1841 में ये बात देखने को मिलती है कि भाई दलित यहाँ पर वह क्या है कि उत्तर भारत के कुछ तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, और इन्होंने जो नई कानून व्यवस्था थी इसका सहारा लेकर जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए 1841 में। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ दलित बहुत बाद में जागृत हुआ है, नहीं। ये अलग बात है कि संगठित नहीं था शुरुआत में, संगठित बाद में हुआ है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई एक तो पश्चिमी चिंतन से हमारे यहाँ ये निकल के आया, सदियों से जो बनी हुई पूर्वाग्रह की भावना थी उन सब से हम ऊपर उठ पाए। जैसे आपने देखा वो दलित जो सदियों से दबी हुई भावना में थे उनमें भी एक आवाज़ उठाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। दूसरी बात ये थी कि वही जो मैं बताया कि जब दो संस्कृतियां आई तो स्थानीय संस्कृतियों की व्यवस्था टकराव तो हुआ, लेकिन एक संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर संकर संस्कृति जो थी वो पश्चिमी आधुनिकता का कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। और इससे ये हुआ कि भाई हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुछ पुराने जो पद्धतियाँ थी, पुराने रीति रिवाज से उनसे हमें छुटकारा भी मिला, हमने कुछ नई चीज़ें भी अपनाई। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा सीमाओं में यह बताया गया है कि वास्तव में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो संविधान में निहित नहीं हैं या संविधान में उन पर फोकस नहीं दिया। जैसे बताया गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। संविधान में भी कमियां हैं, हकीकत में कमियां हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनका निर्माण उन परिस्थितियों को देखते हुए किया गया, लेकिन वास्तव में उन परिस्थितियों के हिसाब से सही थे, लेकिन वर्तमान में सही नहीं है। तो इन्हें पुनरावलोकन करने की भी जरूरत है, फिर से रिव्यू करने की जरूरत है और हटाने की जरूरत भी है। जैसे अनुच्छेद 31 वाला था, आपको पता हो संपत्ति का अधिकार बाद में हटाया भी गया। संपत्ति का अधिकार विवाद का ही अधिकार बना तो बाद में हटा भी दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है संविधान के जो उन परिस्थितियों में तो 1947 के समय या 50 या 60 के दशक में तो सेटिस्फाई कर रहे थे, आज के समय में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा या हटाई नहीं जा सकते, वो हटेंगे। उन पर पुनरावलोकन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। जैसे बताया गया कुछ सीमाएं हमारे संविधान की हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? पहली बात यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है, यानी कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो विचार अपना हमारे यहाँ रखा गया है वो राष्ट्रीय एकता का रखा गया है। यानी कि यहाँ पर हमारी व्यक्ति की पहचान राष्ट्रीय एकता में, यानी भारतीयता में पहचान है, ना तो उसके धर्म में पहचान है, ना जातिगत पहचान है उसकी रखी गई है, ना ही उसके समुदाय की पहचान रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पहचान रखी गई है राष्ट्रीय एकता की। यहाँ पर पहचान ये चाहे खामी कह सकते हो या फिर इसका प्लस पॉइंट से कह सकते हो। देखिए कुछ लोग इसे खामी मान रहे हैं, खामी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनका मानना, कुछ लोगों का ये मानना ऐसा है कि भाई जब हमारे यहाँ तमाम विभिन्न समूह मौजूद हैं तो हम अपने समूहों पर गर्व क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें जब समूहों में अपनी संस्कृति, समुदाय की गतिविधियों को चलाने का अधिकार है, अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है, अपनी संस्कृति के अनुरूप उसे आगे बढ़ाने का अधिकार, धर्म की रक्षा का अधिकार, अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, तो उस धर्म का हमें ठप्पा लगाने का अधिकार क्यों नहीं है? कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न उठाते हैं। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ राष्ट्रीय एकता की धारणा हमने बहुत केंद्रीकृत रखी है। इसके अलावा संविधान ने, देखिए यहाँ पर संविधान ने हर तरह से बात कही है कि भाई लिंग के आधार पर न्याय करेंगे, ये है वो है, लेकिन फिर भी परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। अब जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ।
हमारे यहाँ ये पता है आपको 18-21 वाला प्रावधान है कि 18 साल से ऊपर की लड़की हो, 21 साल से ऊपर का लड़का हो, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, प्रावधान है। फिलहाल अब तो एज बढ़ाने की तैयारी हो रही है, यानी 2020 में अभी बढ़ाई नहीं गई एज, चर्चा चल रही है कि 21 साल की जाए लड़कियों की एज। तो आप देखेंगे कि भाई अगर लड़कियां 18 साल से ऊपर शादी कर लेती हैं, मर्जी से कर लेती हैं, तो क्या होता है, ऑनर किलिंग कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, सम्मान के लिए हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर वही निकल के आया कि लिंगत न्याय की हम जो बात कर रहे हैं, उनमें आज भी हमारे परिवार में मौजूद जो पितृसत्ता है, उससे हम अभी भी हमें छुटकारा नहीं मिल पाया है। यानी संविधान ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं कर पाया है जिससे हमारे यहाँ जो ऐसी जो पूर्वाग्रह बने हुए, ऐसी रूढ़वादी परंपराएं बनी हुई, उनसे छुटकारा मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाया है, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो गरीब तबका है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि यह बात स्पष्ट नहीं है कि गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने की बजाय उन्हें हमने नीति निदेशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए थे, हमने उन्हें मौलिक फंडामेंटल राइट्स पर नहीं रखा, उन्हें हमने नीति निदेशक तत्वों में डाल दिया। यानी कि हमने राज्य से ये कहा कि आप ऐसे प्रावधान करेंगे जिससे हमारे गरीब तबके वाला जो वर्ग है उसकी आजीविका के साधन मिलेंगे उसे। यानी जैसे रोजगार का अधिकार है, रोजगार का अधिकार कायदा तो ये कहता है मौलिक अधिकार में डालना चाहिए, नहीं डाला गया। रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं डाला गया। ऐसी बहुत सारे, यानी कि जो आजीविका का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं जिनके ऊपर बार बार जगह बहस चलती है कि भाई, या फिर ये सब कहा गया है कि भाई तो ये सब ने नीति निदेशक तत्वों में डाल दिए जो कि बाध्यकारी नहीं है, तो क्यों डाले गए। तो इन सब पे बहस चल रही है, ऐसा नहीं है इनका समाधान नहीं खोजा जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है जब हमारा समाज जागृत हो, जो है न्याय, जो लोकतंत्र और जागृत हो, लोकतंत्र में कुछ ऐसे लोग आए जो इन सब पर ध्यान दें, तो ये सब परिवर्तन पॉसिबल है। तो बहरहाल आज आपने अपने संविधान का दर्शन पढ़ लिया कि हमने संविधान में विचार जो अपनाए वो क्यों अपनाए, उनके अपनाने का एक वैलिड रीजन था, हमने तर्क दिए, उन्हें सेटिस्फाई किया, उस आधार पे हमने उन विचारों को रखा है। और जो विचार मान लीजिए विवादास्पद हैं, उन पर विचार विमर्श चिंतन चल रहा है और उन पर पुनरावलोकन भी हो रहा है, और आने वाले समय में वो परिवर्तित भी किए जाएंगे, परिवर्तित होने की उनकी पूरी यहाँ पर संभावना है। ठीक है, तो ऐसे करके आज आपकी ये किताब के साथ साथ आपकी क्लास 11 की पॉलिटी खत्म हो गई। यानी आज आपकी क्लास 11 की दोनों बुक यहाँ पे पूर्ण हो गई। अब आपकी यहाँ पे क्लास 12th वाली किताब चलेगी, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, बने रहिए। देखिए मेरा स्वास्थ्य है 2 दिन से सही नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया, मुझे फीवर और कोल्ड से मैं जकड़ा हुआ था। और आज आई होप आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि पहले जैसी तो आवाज़ नहीं है। तो यहाँ पर इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। देखिए मैं वीडियो बहुत ही रेयर केस में मिस करता हूँ जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वरना मेरा पूरा भरसक प्रयास रहता है आपको निरंतर नॉन स्टॉप वीडियो मिले। तो आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और देखिए एक बात और है, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके जो वीडियो देखने के बाद क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। देखिए मेरा मानना ये है, वीडियो आप समझने के लिए देखते हैं, आप एनसीईआरटी के बाद पढ़िए, तो आप एक बार एनसीईआरटी खुद से पढ़िए। तो आप ये बिल्कुल मत करिए कि मयंक सर का वीडियो देख लिया तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आप बिल्कुल पढ़िए। यानी मेरा वीडियो भी देख लीजिए और आपको अपने पहले खुद से पढ़ के देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देखिए, आपको डबल हेल्प मिल जाएगी। डबल हेल्प मिलने से क्या होगा, अपने आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। केवल और केवल आप मेरे वीडियो पर निर्भर ना रहें, ये मेरा मानना यही है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिन पर मेरा ध्यान नहीं गया हो, ये भी हो सकता है, और उन पर आपका ध्यान आप पढ़ें तो आपका चला जाए, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।